अभी हम लोग फाज वेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। फाज क्या होते हैं? देखिए, ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करने वाले वायरस होते हैं। तो इनके अंदर जो डीएनए है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए जो है इंसर्ट करते हैं ये फाज, तो वहां पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनके डीएनए को भी हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब वायरस जो है बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। ठीक है, अभी जो फाज वेक्टर है इसमें हम 25 केबी तक का जो है डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड में 8 to 10 केबी तक का ही जो है डीएनए इंसर्ट हम कर सकते थे। तो ये इसकी खासियत है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। अब जो फाज वेक्टर हैं ये जो है डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये डीएनए होते हैं या फिर आरएनए होते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं, जैसे T2, T4, T6 लेम्डा फाज, है नहीं? या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं, जैसे 5 फाज 174 M13, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। और ये डीएनए भी हो सकते हैं और वायरस मतलब सॉरी आरएनए भी हो सकते हैं। तो डीएनए में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भाई T2, T4, 5 174 M13, जबकि जो आरएनए वायरस है ये MS2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डीएनए भी सकते हैं, mRNA भी सकते हैं, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी सकते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं। अब इसमें से दो जो हैं, लैम्डा और M13, ये मोस्टली जो है यूज किए जाते हैं जीन क्लोनिंग के लिए। अब देखिए, ये जो फाज होते हैं, ये जो फाज होते हैं इनकी दो तरीके की लाइफ साइकिल्स होती है, एक तो लाइटिक, दूसरी लाइसोजेनिक। लाइटिक में क्या होता है, जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट होते हैं तो यहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं, यहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के बाद इस बैक्टीरियल सेल को ब्लास्ट कर देते हैं, और जो प्रोजेनी फाज होती हैं ये बाहर निकल जाती है। तो इसको बोलते हैं लाइटिक फेज। जबकि लाइसोजेनिक फेज में क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ करते हैं, और यहीं पे जो है ये इंटीग्रेट हो जाते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ में क्या होते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, और ये बाहर जो है नहीं निकलते हैं, मतलब बैक्टीरियल सेल जो है ब्लास्ट नहीं करती है। तो इसको बोलते हैं लाइसोजेनिक फेज। तो इनकी दो तरीके की जो है लाइफ साइकिल होती है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी देखिए, लैम्डा फाज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये फाज वेक्टर ही है, तो इसका जो साइज होता है वो 48.5 केबी का होता है। ठीक है, अब एट ईच 5 प्राइम एंड देयर इज ए सिंगल स्टैंडर्ड रीजन ऑफ 12 बेसेस इन लेंथ। तो इसके दोनों जो है इंड पे, 5 प्राइम एंड पे 12 बेस लेंथ का जो है सिंगल स्टैंडर्ड रीजन होता है, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, तो ये एक स्टिकी इंड रखता है, मतलब इसका जो डीएनए है वो जो है इस तरीके से रोल्ड हो सकता है, आपस में अटैच हो सकता है। जबकि ये होते क्या है, लीनियर जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन चूंकि प्रत्येक इंड पे क्या है, स्टिकी इंड है, तो ये जो है सर्कुलेट हो सकते हैं, ये इनकी खासियत होती है। तो यहाँ पे इनके पास कोहेसिव या फिर कॉस साइट होते हैं। अब देखिए, ये जो वेक्टर होते हैं फाज वेक्टर, ठीक है, तो इसमें हमने ये बता ही दिया कि 25 केबी तक का डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। फाज वेक्टर जो होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इंसर्शनल, दूसरे जो है रिप्लेसमेंट। इंसर्शनल वेक्टर और रिप्लेसमेंट वेक्टर। इंसर्शनल वेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे हम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे केवल, मतलब इसके पास कोई अनडिजायरेबल सीक्वेंस नहीं है। जैसे कुछ वेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अनडिजायरेबल जीन्स रखते हैं, मतलब जैसे कि वो ट्यूमर काज करेंगे, जैसे टीआई प्लाज्मिड होता है उसके पास ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाने के लिए जो जीन्स होते हैं वो प्लांट्स में जाकर के ट्यूमर काज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करने से पहले उन जीन्स को रिमूव करना पड़ता है। जबकि जो इंसर्शनल वेक्टर होता है इसके पास अनडिजायरेबल सीक्वेंस नहीं होते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिजायरेबल जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम ऐड करेंगे, और हमको इसका कोई भी सीक्वेंस रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम केवल जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो इंसर्शनल, मतलब जहां पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को केवल ऐड कर रहे हैं और इसकी मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि रिप्लेसमेंट वेक्टर। रिप्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ये है कि हम जो है जो अनडिजायरेबल जीन सीक्वेंस है उसको हम रिमूव करेंगे और इसके स्थान पे हम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इंसर्शनल वेक्टर, दूसरे जो है रिप्लेसमेंट वेक्टर। इसको आप यहां से और अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ये जैसा दिया हुआ है आपको,
और ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 20 में दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंसर्शनल वेक्टर है, रेड कलर से इंसर्शनल वेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू कलर का जो है आपको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया गया है और कोई भी इसका सीक्वेंस बाहर रिमूव नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है एक रिप्लेसमेंट वेक्टर को दिखाया गया है। यहाँ पे एक जो येलो कलर का सेगमेंट है इसको पहले रिमूव किया गया है, उसके बाद इसी के स्थान पे ब्लू कलर का जो है एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम M13 वेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो M13 जो वेक्टर्स होता है ये फिलामेंटस ई कोलाई फाज होता है, मतलब ये ई कोलाई को जो है इनगल्फ करता है और ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रखता है 7.2 kb का M13। ये जो है जोचिम, मेसिंग्स एंड इसके कलीग्स के द्वारा जो है डेवलप किया गया था, ठीक है। और ये डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए बहुत ही डिजायरेबल माना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना रहेगा कि ये जो M13 फाज है ये डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जो है यूज किया जाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब है कि जो डीएनए है इसमें ATGC जो है ना, इनका क्या सीक्वेंस है, किस तरीके से जो है ATGC उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, कितनी नंबर में है, कितनी संख्या में है, इन सब चीज़ को निर्धारण जो किया जाता है वो डीएनए सीक्वेंसिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो M13 फाज जो है ये डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए डिजायरेबल होता है, ठीक है।